हड़ताल, आतंक की धमकियां, इधर उधर बम धमाके की कोशिशें एक प्रकार से लोकतंत्र पर ग्रहण बनी हुई थी। आज इस बार लोगों ने संविधान पर अटूट विश्वास रखते हुए अपने भाग्य का फैसला लिया है। मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आदरणीय सभापति जी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से हमारी लड़ाई एक प्रकार से अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है। आतंक के बचे हुए नेटवर्क को भी हम सख्ती से नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी व्यूह रचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीते 10 वर्षों में पहले की तुलना में आतंक की घटनाओं में बहुत गिरावट आई है। अब पत्थरबाजी की खबरें भी शायद ही किसी कोने में एक आध बार आ जाए तो आ जाए। अब जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव खत्म हो रहा है और इस लड़ाई में जम्मू कश्मीर के नागरिक हमारी मदद कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। ये सबसे जरा विश्वास पैदा करने वाली बात है। आज वहां टूरिज्म नए रिकॉर्ड बना रहा है, निवेश बढ़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, आज जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर सवाल उठाते हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ के रखा था, क्योंकि उनकी जो चुनावी हिसाब किताब होता है, नॉर्थ ईस्ट से इतनी ही लोकसभा की सीटें हैं, क्या उससे राजनीति में फर्क पड़ता है? कभी कोई परवाह नहीं की। उसे उनके नसीब पर छोड़ दिया था। हम नॉर्थ ईस्ट को आज देश के विकास का एक सशक्त इंजन बनाने की और हम ताकत से लगे। नॉर्थ ईस्ट पूर्वी एशिया के साथ ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल कनेक्टिविटी उसका गेटवे बन रहा है। और ये जो कहते हैं ना 21वीं सदी भारत की सदी, उसमें ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ये हमें स्वीकार करना है। आदरणीय सभापति जी, हमने नॉर्थ ईस्ट में गत 5 वर्ष में जो काम किया है, और अगर पुराने कांग्रेस के हिसाब से साथ उसको अगर तुलना कर दी जाए, हमने जितना काम 5 साल में किया है, इतना अगर उनको करना होता ना तो कम से कम 20 साल लग जाते, एक पीढ़ी और चली जाती। हमने इतना तेजी से काम किया है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उसके विकास का मूलभूत आधार है, उसको हमने प्राथमिकता दी है। और आज भूतकाल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से कई गुना आगे हम निकल चुके हैं और हमने उसको करके दिखाया है। आदरणीय सभापति जी, नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए 10 वर्षों में अनेक प्रयास किए गए हैं और निरंतर प्रयास किए गए हैं। बिना रुके, बिना थके, हर एक को विश्वास में लेते हुए में प्रयास किए गए हैं और उसकी चर्चा कम हुई है देश में, लेकिन परिणाम बहुत ही आशा पैदा करने वाले निकले हैं। राज्यों के बीच सीमा विवाद संघर्षों को जन्म देता रहा है और आजादी से अब तक ये निरंतर चलता रहा है। हमने राज्यों को साथ बिठा करके सहमति के साथ जितने सीमा विवाद खत्म कर सकते हैं, एक के बाद एक अकॉर्ड करते जा रहे हैं। रिकॉर्डेड है, सहमति की रिकॉर्ड है। और उसके लिए जो सीमाओं में किसी को उधर जाना है, किसी को यहां आना है, कहीं रेखा यहां बनानी, कहीं रेखा वहां, वो सारे काम कर चुके हैं। आदरणीय सभापति जी, ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी सेवा है। हिंसा से जुड़े संगठन, जो हथियारबंद गिरोह थे, जो वहां लड़ाई लड़ते रहते थे, अंडरग्राउंड रह के लड़ाई लड़ते थे, हर व्यवस्था को चुनौती देते थे, हर काउंटर ग्रुप को चुनौती देते थे, खून खराबा होता रहता था। आज उनको साथ लेकर के स्थायी समझौते हो रहे हैं,
शस्त्र सरेंडर हो रहे हैं, जो गंभीर गुनाह के अंदर हैं वो जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अदालत को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। न्याय तंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, संविधान के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के गवर्नमेंट की रचना पे भरोसा करना, ये इसमें से अनुभव होता है और आज हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर के संबंध में मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबंध है, वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस समय मणिपुर में बाढ़ का भी संकट चल रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के पूरा सहयोग कर रही है। आज ही एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां पहुंची है, यानी कि प्राकृतिक मुसीबत में भी केंद्र और राज्य मिलकर के मणिपुर की चिंता कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठ करके वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। आदरणीय सभापति जी, जो लोग मणिपुर के इतिहास को जानते हैं, मणिपुर की घटनाक्रम को जानते हैं, उनको पता है कि वहां का सामाजिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। उस संघर्ष की मानसिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है।
और कांग्रेस के लोग ये न भूले कि मणिपुर में इन्हीं कारणों से 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। इतने छोटे से राज्य में 10 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। कुछ तो मुसीबतें होगी और ये हमारे कालखंड में नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वहां पर जिस प्रकार की हरकतें हो रही है, और राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन में देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं, 1993 में मणिपुर में ऐसे ही घटनाओं का क्रम चला था और इतना तीव्र चला था, इतना व्यापक चला था, वो 5 साल लगातार चला था। तो ये सारा इतिहास समझ करके हमें बहुत समझदारी के पूर्वक स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है। जो भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं, हर एक का सहयोग भी हम लेना चाहते हैं, लेकिन हम सामान्य स्थिति को बरकरार रखने में, शांति लाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में यहां आया। उसके पहले लंबे अरसे तक मुझे मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था और इसके कारण मैं अनुभव से सीखा हूं कि फेडरलिज्म का महात्म्य क्या होता है, और उसी में से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और उसी में से कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इन विचारों को मैं बल देता आया हूं। और इसीलिए जब G20 समिट हुई तो हम दिल्ली में कर सकते थे, हम दिल्ली में बहुत बड़ा तामझाम के साथ मोदी की वाहवाही कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने हर देश के हर राज्य के अंदर अलग अलग कोने में G20 के महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए। उस राज्य को ज्यादा से ज्यादा वैश्विक प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए प्रयास किया गया। उस राज्य का ब्रांडिंग हो, विश्व उस राज्य को जाने, पहचाने, उसके सामर्थ्य को जाने और उसकी विकास यात्रा के लिए खुद भी अपना नसीब आजमाए। इस दिशा में हमने काम किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि फेडरलिज्म के और रूप होते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब कोविड के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते थे, जितनी बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद हुआ है, शायद हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में इतने कम समय में इतनी बार नहीं हुआ है, हमने किया। आदरणीय सभापति जी, ये सदन एक प्रकार से राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है और इसलिए राज्यों के विकास के कुछ फोकस एरिया, उसकी चर्चा इस सदन में करना मैं उचित मानता हूं और मैं कुछ आग्रह भी साझा करना चाहता हूं। आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम अगली क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में हर राज्यों ने बड़ी प्राथमिकता से साथ अपनी नीतियां बनानी चाहिए, योजनाओं लेकर के आगे आना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा हो, निवेश आकर्षण करने वाली नीतियों में स्पर्धा हो, और वो भी गुड गवर्नेंस के माध्यम से हो, स्पष्ट नीतियों के माध्यम से हो। मैं पक्का मानता हूं कि आज जब विश्व भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तब हर राज्य के लिए अवसर है। और जब ये राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है, तो मैं आग्रह करूंगा राज्यों से कि आप आगे आइए और विकास की यात्रा में आप भी उसका फायदा उठाइए।
रोजगार सृजन में इस राज्यों के बीच स्पर्धा क्यों न होनी चाहिए? फलाने राज्य की उस नीति के कारण उस राज्य में नौजवानों को इतना रोजगार मिला, तो दूसरा राज्य कहा है तुम्हारी नीति में मैंने +1 कर दिया तो मुझे ये फायदा मिला। रोजगार के लिए राज्यों के बीच में स्पर्धा क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि ये देश के नौजवानों के भाग्यों को बदलने में बहुत काम आएगा। आज नॉर्थ ईस्ट में, असम में सेमीकंडक्टर पर तेज गति से काम चल रहा है और इससे असम, नॉर्थ ईस्ट, वहां के नौजवानों को बहुत ही फायदा होने वाला है और साथ साथ देश को भी फायदा होने वाला है। और नॉर्थ ईस्ट की धरती, क्योंकि एक राज्य सरकार जब एग्रेसिवली नीतियों को लेकर के आती है तो उसका, आदरणीय सभापति जी, यूएन ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया था। ये भारत की अपनी खुद की ताकत है। मिलेट्स हमारे छोटे किसानों की ताकत है और जहां कम पानी है, जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, वहां पर मिलेट्स जो कि एक सुपर फूड है, मैं मानता हूं कि राज्य इसके लिए आगे आए, अपने अपने राज्य के इस सुपर फूड को, मिलेट्स को लेकर के वैश्विक बाजार में जाने की योजना बनाए। उसके कारण दुनिया के हर टेबल पर हिंदुस्तान का मिलेट होगा, डाइनिंग टेबल पर, और हिंदुस्तान के किसान के घर में दुनिया से कमाने का अवसर पैदा हो जाएगा। भारत के किसान के लिए समृद्धि के नए द्वार खुल सकते हैं। मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आप आइए। आदरणीय सभापति जी, दुनिया के लिए न्यूट्रिशन मार्केट, इसका सॉल्यूशन भी हमारे देश के मिलेट में है। ये सुपर फूड है और जहां पर न्यूट्रिशन की चिंता है वहां पर हमारा मिलेट बहुत बड़ा काम कर सकता है। हम इस आरोग्य की दृष्टि से भी वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए हमारे राज्य आगे आए, अपनी एक पहचान बनाए। आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी में ईज ऑफ लिविंग ये सामान्य मानवीय का हक है और मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार अपने यहाँ के नीति, नियम, व्यवस्थाएं उस प्रकार से विकसित करें ताकि सामान्य नागरिक को ईज ऑफ लिविंग का अवसर मिले। और इस सदन से राज्यों को अगर वो संदेश जाता है तो देश के लिए उपयोगी होगा। आदरणीय सभापति जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको हमें कई स्तरों पर नीचे ले जाना पड़ेगा और इसलिए चाहे पंचायत हो, नगरपालिका हो, महानगर पालिका हो, तहसील पंचायतें हो, जिला परिषद हो, ये सारी इकाइयों में एक ही मिशन के साथ भ्रष्टाचार से मुक्ति का राज्य अगर बीड़ा उठाएंगे तो हम बहुत तेजी से देश के सामान्य मानवी को जो भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता है उससे मुक्ति दिला सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, समय की मांग है कि हमारे यहाँ एफिशिएंसी अब होती है चलती है का जमाना चला गया है। 21वीं सदी में भारत को अगर भारत की सदी के रूप में अपने आप को प्रस्थापित करना है तो हमारे गवर्नेंस के मॉडल में, हमारे डिलीवरी के मॉडल में, हमारे निर्णय प्रक्रिया के मॉडल में एफिशिएंसी बहुत अनिवार्य है। मैं आशा करता हूं कि सर्विस की स्पीड बढ़ाने में, निर्णयों की स्पीड बढ़ाने में एफिशिएंसी की दिशा में काम होगा और जब इस प्रकार से काम होते हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी आती है, इफ्स एंड बर्ड्स भी नहीं रहते हैं और सामान्य मानवीय के हकों की रक्षा भी होती है और ईज ऑफ लिविंग इसका एहसास हर नागरिक कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, मेरा एक कन्विक्शन है और मैं मानता हूं कि आज समय की मांग है हमारे देश के नागरिकों के जीवन से सरकार की दखल जितनी कम हो उस दिशा में हमने प्रयास करना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार सरकार सरकार, अब हम उस दिशा में जा रहे हैं। तब हां, जिनको सरकार की जरूरत है, जिनके जीवन में सरकार की उपयोगिता आवश्यकता है, उनके जीवन में सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अपने बलबूते पर जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरकार का प्रभाव उनके रोकने का प्रयास न करें और इसलिए
सरकार की दखल जितनी कम हो वैसी समाज और सरकार की व्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि आप आगे आइए। आदरणीय सभापति जी, क्लाइमेट चेंज के कारण प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बढ़ती जा रही है और वो किसी को एक कोने में करने वाला काम नहीं होता है। हमने सामूहिक रूप से मिलकर के काम करना होगा। राज्यों ने अपने सामर्थ्य बढ़ाना होगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं को हम पूरा, पीने के पानी की व्यवस्था वो भी उतना ही महत्व देना होगा। सामान्य मानवी को आरोग्य की सेवा वो भी उतना ही महत्व देना होगा। और मैं मानता हूं कि हमारे राज्यों में राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ इन मूलभूत कामों की दिशा में हमारे राज्य जरूर जुड़ेंगे। आदरणीय सभापति जी, ये दशक और ये सदी भारत की सदी है, लेकिन भूतकाल हमें कहता है कि अवसर तो पहले भी आए थे, लेकिन हम अपने ही कारणों से अपने अवसरों को खो चुके थे। अब हमें अवसर खोने की गलती नहीं करनी है। हमें अवसरों को ढूंढना है, हमें अवसरों को जकड़ना है और अवसरों के सहारे हमें अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, उस दिशा में जाने का। इससे बड़ा कोई समय नहीं हो सकता है जो समय आज भारत के पास है। 140 करोड़ देशवासियों के पास है, विश्व के सबसे युवा आबादी वाले देश के पास है। और इसको जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे आगे निकल चुके हैं, बहुत तेजी से आगे निकल चुके हैं। हम नहीं पहुंच पाए। हमें इस स्थिति को बदलना है और इस संकल्प को लेकर के हमें जिन देशों ने 80 के दशक में रिफॉर्म्स किए, वे आज बहुत तेजी से एक विकसित देश के रूप में खड़े हो गए हैं। हमें रिफॉर्म्स को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म से कतराने की जरूरत नहीं है। और रिफॉर्म करते हैं तो खुद की सत्ता चली जाएगी, ऐसे भयभीत रहने की जरूरत नहीं है। सत्ता को हथियार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी भागीदारी बढ़ेगी, जितने निर्णय की शक्ति सामान्य मानवी के हाथ जाएगी, मैं समझता हूं हम भी, भले हम शायद लेट हुए हो, लेकिन हम उस आकांक्षाओं को पूर्ण करने में उस गति को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने संकल्पों की सिद्धि कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत का मिशन ये किसी व्यक्ति का मिशन नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का है, किसी एक सरकार का मिशन नहीं है, देश की सभी सरकारी इकाइयों का मिशन है। और हम एक सूत्र में, एक संकल्प के साथ मिलकर के चलेंगे तो हम इन सपनों को साकार कर पाएंगे, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, मैं विश्व मंच पर जाता हूं, विश्व के अनेक लोगों से मिलता रहता हूं और मैं आज अनुभव कर रहा हूं कि पूरा विश्व निवेश के लिए तैयार है और भारत उनकी पहली पसंद है। हमारे राज्यों में निवेश आने वाला, उसका पहला द्वार तो राज्य ही होता है। अगर राज्य जितना ज्यादा इस अवसर को जुटाएंगे, मैं इसको मानता हूं उस राज्य का भी विकास होगा। आदरणीय सभापति जी, जिन जिन बातों को हमारे माननीय सदस्यों ने उठाया था, उन सबको संकलित रूप में जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण दिया, जो हमारे लिए दिशा निर्देश दिए हैं और देश के सामान्य मानवी के अंदर जो उन्होंने विश्वास पैदा किया है, इसके लिए मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ से भी मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष के हंगामे के बाद वॉकआउट तो जरूर हुआ, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दे घेरे, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, या फिर ये बताना हो कि पूरा विश्व अब तैयार है भारत को आगे देखने के लिए। उनकी सर्वप्रथम प्राथमिकता भारत है। That an address be presented to the President in the following terms. That the members of the Rajya Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address
which she has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on June 27, 2024. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted.